अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम हेपरिन को कवर कर रहे थे। आई डोंट नो लास्ट वीडियो किस वजह से बंद हो गई। खैर अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे हेपरिन की। हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन पढ़ने से पहले एंटी थ्रोम्बिन के बारे में पता होना चाहिए कि एंटी थ्रोम्बिन क्या होता है। अगर आप थोड़े अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो आपने ब्लड फिजियोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी होगी कि क्यों नॉर्मल कंडीशंस में हमारी वेजल के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती। उसके बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं कि आपकी वेजल में नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन एस मौजूद है और ये बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशंस में आपकी वेजल में क्लॉटिंग नहीं होती। साथ ही साथ आपने इसी टॉपिक में ये भी चीज़ पढ़ी होगी कि हमारी वेजल के अंदर एंटी थ्रोम्बिन मौजूद होता है। ये भी नॉर्मल कंडीशन में हमारी क्लॉटिंग को रोक रहा होता है। कैसे कि एंटी थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अगेंस्ट होता है। थ्रोम्बिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि थ्रोम्बिन हमारा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और क्लॉट को मजबूत कर रहा होता है। नॉर्मल कंडीशंस में हमारे ब्लड में एंटी थ्रोम्बिन घूम रहा होता है जो जाके इस थ्रोम्बिन पे एक्ट करता है और थ्रोम्बिन को कहता है कि तुम फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट ना करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो नॉर्मल कंडीशन में वेजल में क्लॉट बन जाएगा। इस तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा क्लॉट्स बन जाएंगे वेजल में और फिर आगे ब्लड सप्लाई में मसला होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। बट कभी भी आपको कोई इंजरी होती है या कोई भी मसला होता है तो फिर एंटी थ्रोम्बिन और ये सब काम करना छोड़ देते हैं, डायरेक्टली हमारे जो प्लेटलेट और क्लॉटिंग के कैस्केड्स हैं वो चलते हैं। अब बेसिकली हमारे पास हम अगर अनफ्रैक्शन हेपरिन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनफ्रैक्शन हेपरिन कभी भी डायरेक्टली क्लॉटिंग को इनहिबिट नहीं कर सकती। तो ये क्या करती है, ये अनफ्रैक्शन हेपरिन आपके एंटी थ्रोम्बिन के साथ जाके मिलती है और एक आपका अनफ्रैक्शन हेपरिन और एंटी थ्रोम्बिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये अनफ्रैक्शन हेपरिन और एंटी थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स जाके दो काम करते हैं। एक तो ये हमारा वही थ्रोम्बिन के पास जाएगा और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आगे आपका क्लॉट नहीं बन सकेगा। साथ ही फैक्टर 10 के पास जाएगा, फैक्टर 10 को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली क्लॉट नहीं बनेगा। तो हेपरिन का जो मेन मकसद है क्लॉट ना बनने का, वो उसका मकसद अचीव हो जाएगा। हेपरिन के एक्शन को मॉनिटर कैसे किया जाता है, एपीटीटी टेस्ट से। आपको पता होगा हमारे दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक एपीटीटी टेस्ट होता है, दूसरा हमारा पीटी टेस्ट होता है। एपीटीटी टेस्ट हमारे इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे को मॉनिटर करने के लिए होता है, पीटी हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करने के लिए होता है। क्योंकि हेपरिन का रिलेशनशिप 10 क्लॉटिंग फैक्टर से और ये 10 क्लॉटिंग फैक्टर हमारा कॉमन पाथवे में होता है, इस वजह से हम एपीटीटी को यूज़ करते हुए हेपरिन के एक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। एंटीडोट क्या होगा हेपरिन का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेपरिन इज़ एन एसिडिक ड्रग। तो एसिड को हमेशा न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक बेस होता है। इन द केस ऑफ अनफ्रैक्शन हेपरिन हम प्रोटामीन सल्फेट को यूज़ करते हैं एज इट्स एंटीडोट। फोंडापेरेनिक्स तो बिल्कुल भी प्रोटामीन से नहीं होता न्यूट्रलाइज। साथ ही साथ जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है वो भी सिर्फ पार्शली ही न्यूट्रलाइज होगा प्रोटामीन सल्फेट से। अब अगर हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या फिर फोंडापेरेनिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और फोंडापेरेनिक्स डायरेक्टली क्लॉटिंग को इनहिबिट कर देते हैं। किस तरीके से कि डायरेक्टली जाएंगे आपके फैक्टर 10 पे, फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। थ्रोम्बिन हमारे पास नहीं होगा तो फिब्रिनोजन भी फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्लॉट नहीं बनेगा। यूजेस क्या होंगे हेपरिन के, देखें इट इज़ एन एंटीकोगुलेंट। तो जहाँ पे भी ज़रूरत से ज़्यादा कोगुलेशन होगी आप वहाँ पे उस कंडीशन को सही करने के लिए हेपरिन दे देंगे। तो इमीडिएट एंटीकोगुलेंट है, आपको क्लॉटिंग रोकनी है, फौरी तौर पे आप हेपरिन दे दें। डीप विनस थ्रोम्बोसिस में आप दोगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में दोगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो मतलब फ़ौरन बंदे को मार देती है, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, इसमें भी आप हेपरिन दे देते हो। साथ ही साथ एक्यूट एमआई, अनस्टेबल एंजाइना, इन सब में आप हेपरिन देते हो। साथ ही साथ हेपरिन आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हो। तो ये बहुत फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसा भी एंटीकोगुलेंट मौजूद है जिसको हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। और ये आपके पास एमसीक्यू आता है कि कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, तो वह हेपरिन। ठीक है, और अगर हम वारफरिन की बात करें तो आप वारफरिन प्रेगनेंसी में नहीं देते हो। टॉक्सिसिटी की बात करें तो सिर्फ हमारे पास एक अनफ्रैक्शन हेपरिन है जो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बिकॉज एक तो ये पुराना है और बिकॉज वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें चेंज करनी होती है, मॉडिफाई करनी होती है, और बिकॉज ये पुरानी ड्रग हो गई है तो अब वो
पुरानी ही रह गई है, ठीक है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कराती है, हेमरेजिक स्ट्रोक कराती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराती है और ऑस्टियोपोरोसिस कराती है। तो यहाँ पे हमारा हेपरिन वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वारफरिन करेंगे और फिर मैं आपको हेपरिन और वारफरिन का एक डिफ्रेंशिएटिंग टेबल भी दिखा दूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए।